दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आज हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, भक्ति नामक संस्मरण के शास्त्र के प्रश्न और उसकी सुविधा के अनुसार सुलझा देने का कौन सा उदाहरण लेखिका ने दिया। शास्त्र के प्रश्न में को भक्ति ने अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। उदाहरण के लिए लेखिका को स्त्रियों का सिर कुटाना अच्छा नहीं लगता है, अतः उन्होंने भक्तिन को रोका। उसने अंकुठित भाव से उत्तर दिया है कि शास्त्रों में लिखा है कि लेखिका ने पूछा क्या लिखा है, तुरंत उत्तर दिया तीर्थ गए मुंडा सिद्ध। मतलब कि जो तीर्थ जाते हैं वो अपना सर मुंडाते हैं। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना लेखिका के लिए संभव नहीं था, अतः लेखिका को हार कर चुप रहना पड़ता और भक्तिन का चुंडाक्रम हर बृहस्पतिवार एक दरिद्र नापित नाई के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा संपन्न होता रहा। भक्तिन की विधवा बेटी का जबरन विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार या स्वतंत्रता को कुचलने रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण है। इस स्पष्ट करना है इसको तो भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साथ भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती की। उसे जबरन अपने साथ कोठरी में बंद कर दिया गया था। जब गांव की पंचायत में लड़की की इच्छा के विरुद्ध तातीतरबाज युवक साथ बांध दिया गया और पति पत्नी की तरह रहने का निर्णय सुनाया गया। यह घटना को स्त्री सम्मान व अधिकार कुचलने वाली मानकर कहा जा सकता है कि स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार सदियों से होते आ रहे हैं। समय के साथ स्त्री जाति का शोषण नहीं रुका, उसके अधिकारों का हनन होता रहा। आज भी गांव में पंचायतों द्वारा ऐसे फैसले सुनाए जाते हैं कि भक्तिन की बेटी के साथ घटित घटना ऐसी सामाजिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण है। दूसरा पार्ट है बाजार दर्शन, जिसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार। इसमें हमें पढ़ना है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। जो पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है। चढ़ने पर और उतरने पर, ठीक है। जब मनुष्य खाली मन से बाजार जाता है तो अनेकानेक चीज़ों का आमंत्रण उनके मन तक पहुंच जाता है। ऐसे में उसके मन में चाह जगती है, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला लगता है। ऐसा लगता है कि उसके पास इन सारी वस्तुओं का अभाव है, कमी है एवं आराम में वृद्धि करने योग्य हो जाएगी, ठीक है। ऐसी स्थिति में मनुष्य बिना सोच समझे अधिकाधिक धन का अपव्यय करने लगता है और जब उसका जादू उतरता है बाजार का, तब बाजार का जादू उतरने पर मनुष्य को वास्तविकता का अनुभव होता है और उसे लगने लगता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद न देकर दखल या परेशानी की ही करती। ऐसी स्थिति में मनुष्य केवल पछतावा करता है। दूसरा प्रश्न, मानव दर्शन निबंध का परिपाद स्पष्ट कीजिए। जैनेन्द्र कुमार, जिसका जन्म 1905 में हुआ और मृत्यु 1990 में
परिचित। उसने लिखा था, बाजार दर्शन निबंध का एक मुख्य उद्देश्य यह बताया गया है कि यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका सच्चा लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में अगर हम अपनी ज़रूरतों को तय कर बाजार जाने की बजाय अपनी चमक दमक में फंसे गए तो बाजार का स्वरूप हमें असंतोष, तनाव और ईर्ष्या से घायल कर सदा के लिए बेकार बना सकता है। वर्तमान समय में की स्थिति वाले बाजारों का हम सही उपयोग कैसे करें, ठीक है। बाजार का सच्चा लाभ कैसे लें और बाजार को सच्चा लाभ या सार्थकता कैसे प्रदान करें, यह बताना इस सब निबंध का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। जो ये बाजार दर्शन लिखा हुआ है उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे हम बाजार का सही उपयोग करें, बाजार से सच्चा लाभ कैसे लें और बाजार को लाभ और सार्थकता कैसे प्रदान करें, ठीक है। प्रश्न आ सकता है कि सार्थकता कैसे प्रदान करें बाजार को। तीसरा प्रश्न है, बाजार दर्शन के पाठ पर भगत के चरित्र की दो विशेषता लिखे। तो पहला, भगत के चरित्र की दो विशेषता, तो पहला है संतोषी और निर्लोभ, दूसरा है तृणा और संग्रहण से मुक्त, और तीसरा है अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझने वाली। मतलब बहुत अच्छा है। पहला है संतोषी तथा निर्लोभी, तो भाई संतोष, ठीक है। भगत जी को पैसों का लोभ नहीं है। आने की कमाई, मतलब आने की कमाई करने के बाद भगत जी शेष चूरन को बच्चों में मुक्त वितरित कर देते, फ्री में बच्चों को चूरन दे देते। वह 25वां पैसा भी स्वीकार नहीं करते। वह व्यापार को शोषण का जरिया नहीं मानते तथा अपनी ज़रूरत का पैसा कमाकर संतुष्ट रहते हैं। तनाव और संघर्ष से मुक्त, ठीक है। भगत जी जब भी बाजार जाते हैं तो पूर्ण चेतना व्यवस्था में जाते हैं। बाजार से काला नमक व जीरा खरीदने के बाद उसके लिए बाजार महत्वहीन हो जाता है, मतलब कोई मतलब का नहीं। जब अगर जीरा और काला नमक जो कि उनके चूर्ण में चाहिए वो मिल गया, उसके बाद में कोई मतलब नहीं बाजार से। भगत जी बाजार की अनावश्यक वस्तुएं नहीं खरीदते हैं, अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट है अध्याय 3, काले मेघा पानी थे। तो काले मेघा पानी थे, उसके अंदर हम अतिरिक्त उत्तरात्मक प्रश्न हम पढ़ेंगे। 2 है, काले मेघा पानी थे में क्या बताया गया है, तो इसको लिखा है धर्मवीर भारती। इसका जन्म हुआ था 1926 में और मृत्यु हुई थी 1996 में, ठीक है। विचरित काले मेघा पानीदे नामक संस्करण में लोक प्रचलित आस्था और विश्वास तथा विज्ञान के मध्य द्वंद्व का सुंदर चित्रण दिया गया है। लेखक ने बताया है कि विज्ञान का सत्य भी बड़ा है और सहज प्रेम का रस भी अपनी जगह बड़ा ही है। विज्ञान सिद्धांतों पर आधारित है जबकि विश्वास लोगों की भावनाओं पर। आज के इस वैज्ञानिक युग में इन दोनों पर ही होना आदर्श जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही लेखक ने दान और त्याग के महत्व को बताए हुए कर्तव्य पालन की बात भी कही। लेखक ने देश में व्यापक भ्रष्टाचार की स्थिति की ओर संकेत भी दिया है। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक टोली क्यों कहा, ठीक है। यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों पुकारती थी। काले मेघा पानीदे संस्करण के आधार पर स्पष्ट करना है हमको। तो मेंडली पहला और दूसरा है इंद्र सेना, मेंढक टोली या मेंढक मंडली, ठीक है। मेंढक मंडली, जो लोग इन लड़कों के नग्न स्वरूप शरीर, उसकी उछल-कूद और उसके शोर शराबे तथा उसके साथ गली में होने वाले कीचड़ कादों से
चिढ़ते थे वे उन्हें मेंढक मंडली का हाथ कहते थे, और जो बच्चों की यह टोली स्वयं को इंद्रसेना कहकर पुकारती थी, क्योंकि वर्षा के बादलों के स्वामी कौन है, तो इंद्र है। तो ऐसे में यह टोली लोगों के लिए इंद्र भगवान से पानी मांगती फिरती थी। अतः आस्था और विश्वास को मानने वाले लोग इन्हें इंद्र सेना मानकर घर का सारा पानी इन पर उड़ेल देते थे। चौथा पार्ट है पहलवान की ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। इसका कुछ निबंधात्मक प्रश्न है, तो इसको हमको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक नामक कहानी में लुट्टन सिंह का एक ऐसा पात्र है जो आरंभ में मृत्योंतरण मतलब मृत्यु तक जीविका का उद्भव कैसे, तो इसका आंसर लिखना है कि हमको अथवा में तो एक ही है। पहलवान की ढोलक नामक कहानी में निहित संदेश को अपने शब्दों में लेने पर पहलवान की ढोलक हमें क्या कहना चाहती है, तो फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा यह रचित थी। पहलवान की ढोलक कहानी में हमें यह संदेश देती है कि अदम्य साहस और जीविका वाले व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानते। वह स्वयं भी जीता है और दूसरों के अंदर भी जीवन जीने की शक्ति का संसार करता है। साथ ही वह कहानी हमें लोक कला और लोक कल्याणकारों का संग्रह करती है। हाँ, वैसे लिख सकती हो इसको। पहलवान की ढोलक के बारे में कि लुट्टन सिंह कैसा था, तो वो ढोल बजाता था। ठीक है, वो ढोल बजाता था। ऐसे ढोल बजाता था। ठीक है, ऐसे ढोल डम 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 डम। ठीक है, वो ढोल बजाता था। तो लुट्टन सिंह तो था, वो ढोल बजाता था। और उसके बारे में अगर लिखना है तो हम लिखेंगे कि पहलवान के 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, और उसका जो पालन पोषण है वो उनकी जो सास थी, ठीक है, वो करती थी। विधवा सास थी, वो करती थी। और इस कारण से उसका जो जीवन था वो संघर्षमय हो गया था। और फिर उसके बाद में उसकी सास और उसकी बहू की उसकी जो पत्नी की वो उसकी मृत्यु हो गई थी। और बाद में अपने दोनों पुत्रों को अपने हाथों से उसने दफन किया था। कि उनकी भी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उस समय हैंजा और जो महामारी चल रही थी, जिस कारण से लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो फिर वो सब ऐसे मृत्यु हो गई। लेकिन लुट्टन सिंह ने हार नहीं मानी। वो ढोलक बजाकर खुद को और बाकी सभी को ऐसे जीविता का उद्भव किया। ठीक है, वह खुद को और लोगों के जीवन जीने की शक्ति का संचार करता है। ठीक है, पहलवान की ढोलक नामक कहानी में भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या अभिव्यक्त हुई है। कैसे? पहलवान की ढोलक नामक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार केवल व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तित नहीं, बल्कि पुराने व्यवस्था के पूरी तरह बदल जाने का प्रतीक है। सभ्यता के नाम पर पुरानी व्यवस्था, पुरानी कलाओं और कलाकार अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, तथा आधुनिक व्यवस्था के नाम पर नई व्यवस्था आरोपित की जा रही है। उदाहरण के लिए नए राजकुमार के आते ही व्यवस्था परिवर्तन होना और पुरानी कला और कलाकार को हटाकर दंगल का इस कोड़ों की रेस को देना अपने आप में भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। शिशिर के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इसमें हम केवल दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। पहला है, शिशिर के फूल नामक निबंध के लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के मध्य द्वंद्व, ठीक है, कैसे, तो इसमें क्या गया है? पहला है
प्रस्तुत निबंध में लेखक ने साहित्य, समाज और राजनीतिक में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के मध्य द्वंद्व को संकेतित किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पुरानी पीढ़ी के लोग अपने पद और अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते तथा शिशिर के फूलों के समान चिपके रहते, तो दूसरी ओर नई पीढ़ी के लोग उन्हें अपना अधिकार समझकर पाने के लिए संघर्ष करते हैं। अतः पुरानी पीढ़ी का अधिकार लिप्सु बने रहना और नई पीढ़ी का उन्हें पाने के लिए संघर्ष करना ही दोनों के मध्य द्वंद्व का उजागर करता है। एक द्वंद्व का